प्रोग्राम की जो हमारे जो ये है भारतीय मजदूर संघ का 67वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और हमारे लिए खुशी की बात है कि सबसे ये हमारा जो है पहला कार्यक्रम हो रहा है और मैं सभी वर्करों से खुश हूँ, जितने भी हमारे भाई बहन सारे यहाँ पे आए हैं कि सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी समझी। पर दुख की बात हमारे को ये है कि हमारी 150 बर्थडे जो है छूट गई है, क्योंकि ये जो है लियो में जो है बादल फटा तो वहां पर रोड की कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, तो आज की जो हमारे मुख्य अध्यक्षता जो हमारे बड़े भाई श्री विद्यावंतु जी वो हमारे बीच आ चुके हैं। तो हम सबसे पहले जो है नदी प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद आगे का प्रोग्राम शुरू करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, भारत माता की जय। कार्यक्रम हमारा जिला स्तर पे हो रहा है, तो मैं अपने भाई और बहनों से जो जिला स्तर पर पदाधिकारी है उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, ये है मिड डे मील पार्टी वो अपनी सीट करें। और जिला उपाध्यक्ष श्रीमती गीता देवी, और इसमें है हमारे कोषाध्यक्ष श्रीगांगो, सह सचिव समीर, आज की इस प्रोग्राम की अध्यक्षता हमारे बड़े भाई श्री विद्यावंतु नेगी जी कर रहे हैं, जिनका पद इस दायित्व है जिला कार्यवाला राष्ट्रीय सेवक संघ RSS जिला किन्नौर, और शिमला से हमारे बड़े भाई प्रदेश सचिव भारतीय मजदूर संघ दिनेश शर्मा जी, जल शक्ति विभाग के सचिव दिनेश कुमार जी, और उनके साथ आए हमारे भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता रामलाल जी, हरीश जी, और मैं सभी मिड डे मील आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और हमारे और पंचायत मेंबर पदाधिकारी उनका सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और मुझे खुशी है कि आप सबने अपना जिनको मैंने जो काम संभाला था उन्होंने सभी ने जो है बड़ी ईमानदारी से किया और आगे भी करते रहे। मेरा ये मानना है कि मैं जो किन्नौर में एक ऐसा संगठन बनाऊं जो कि युग युग तक मतलब याद रहे किसी को। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग आ जाओ अंदर। अब रिक्वेस्ट करूंगी छोटे भाई समीर से वो अपना स्टेज का काम संभाले। नहीं
सभी माताओं बहनों और जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी या जो भी पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं उन सबका भारतीय मजदूर संघ के 67वें स्थापना दिवस में हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने काफी बढ़ चढ़ कर यहाँ पे भाग लिया है, बहुत खुशी की बात है और आप लोगों की एकजुटता बहुत अच्छी बात है किन्नौर के लिए। जैसा कि आपको पता है कि आज 67वां स्थापना दिवस भारतीय मजदूर संघ का मनाया जा रहा है जिला किन्नौर में, तो उसके मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाहक श्री विद्याबंधु नेगी जी, जो मुख्य वक्ता है आज के हमारे बीच में उपस्थित है, और हमारे स्टेट से जो दिनेश शर्मा जी प्रदेश सचिव भारतीय मजदूर संघ है वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। तो मैं दिनेश शर्मा जी को भारतीय मजदूर संघ का एक गीत के लिए उसके बाद इनके इंट्रोडक्शन के लिए आपको भारत माता की जय। जोर से हॉल में आप बहुत तादाद में इसलिए लगना चाहिए रिकांतियों का जो यहाँ जिला मुख्यालय यहाँ कुछ हो रहा है, बाहर भगवा झंडे में क्यों लगे, थोड़ा जोश के साथ, क्योंकि हम मजदूर संघ के लोग हैं तो इसलिए थोड़ा होना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये मैं जिंदाबाद 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 अभी भी नहीं आ रही, एक बात किया गया, एक बात किया पीएम मैं जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पीएम मैं जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बोलूंगा तेरा वैभव अमर रहे माँ, आपने बोला हम दिन चार रहे ना, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना, देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे काम, काम करेंगे पूरे काम, देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। भारत माता की जय। जो मैं गीत आपके बीच में रख रहा हूँ ये भारतीय मजदूर संघ का अपना गीत है, जब भारतीय मजदूर शुरू हुआ था, और इसी में ही भारतीय मजदूर का पूरा प्रसंग है। जो इस गीत को समझ पाएगा उसको लगेगा कि ये भारतीय मजदूर संघ अपने आप में एक संगठन है, क्योंकि पीछे दोहराना थोड़ा करेंगे ज्यादा, लेकिन दोहराना पीछे सबको थोड़ा लगेगा, वैसे बड़ा साधारण गीत। मानवता के लिए उषा की, किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों का, भाग्य बनाने वाले हम, मानवता के लिए उषा की, किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों का, भाग्य बनाने वाले हम, हम अपने श्रम सीकर से सर में स्वर्ण उगा देंगे, कंकड़ पत्थर समतल कर, कांटों में फूल खिला देंगे, सतत परिश्रम
श्रम से अपने हैं आने वाले हम। भारत माता का सुख गौरव, भारत माता का सुख गौरव प्राणों से भी प्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। युग युग से मानव हित करना, युग युग से मानव हित करना शाश्वत धर्म हमारा है, शाश्वत धर्म हमारा है। जीवन शक्ति उसी माता को, जीवन शक्ति उसी माता को भेंट चढ़ाने वाले हम, भेंट चढ़ाने वाले हम। शोषित पीड़ित दलित जनों का, शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम, भाग्य बनाने वाले हम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कितने लोगों को समझ आया है ना? कुछ ये किस तरह का गीत है, सब कुछ इसी में, और सबने ये गीत मेरे से लिखना, फोटो क्लिक करके सबने इसका रियाज करना। गीत तो बहुत सारे, लेकिन ये उसका गीत यही शुरू है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने भारतीय मजदूर संघ का गीत गाया भी और सुना भी। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब थोड़ा सा मनोरंजन के लिए यहाँ पे फोक डांस का आयोजन किया गया है। तो फोक डांस जब शुरू होगा उससे पहले हम उनसे जो हमारे आए हैं उनको हम सम्मानित करेंगे। और बताएं सर, पहुँच गए आप लोग? और जी
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जिला कार्यवाह श्री विजय बंधु जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आकर अपना विचार सबसे साझा करें और श्री विजय बंधु जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आकर के अपने विचार व्यक्त करें। सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति को प्रणाम करूंगा। भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस पर प्रांत से आए प्रांत सचिव बीएमएस के प्रांत सचिव दिनेश कुमार जी, बीएमएस के पदाधिकारी, आंगनबाड़ी वर्कर्स के जो प्रदेश उपाध्यक्ष बहन जी, मिड डे मील के पदाधिकारी, यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति भाइयों और हमारे बीच में कुछ मेहमान आए हैं जो आपके यहाँ हाइजीन के ऊपर कुछ लेक्चर देंगे इस कार्यक्रम के अंत में। मुझे इस स्वतंत्रता दिवस पर अध्यक्षता के रूप में जो सौभाग्य दिया उपस्थित होने का, उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक हिस्सा है। जैसे हमारे परिवार में सदस्य होते हैं 5, 7, 8, 10, वैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे आरएसएस के नाम से जाना जाता है, लगभग 45 ऐसे संगठन हैं जो मूल संगठन के नीचे उनका कंट्रोल रहता है। सौभाग्य से मुझे इस जिले का कार्यवाह, जिसे सेक्रेटरी भी बोलते हैं अगर आसान शब्दों में बोले तो ऐसा दायित्व मुझे दिया गया है, जिसके नाते आज मुझे यह सौभाग्य मिला आपके बीच उपस्थित होने का। लोग परेशान हो जाते हैं कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, और देश में चर्चा भी होती है अलग अलग जगहों में कि ये सांप्रदायिक दंगे भड़काते हैं। ये एक सांप्रदायिक संगठन है। मैं आज यह क्लियर करना चाहूंगा आप लोगों को कि सांप्रदायिक क्या चीज है। उससे पहले मुझे हमें संप्रदाय को जानना जरूरी है। संप्रदाय वो होता है जिसकी पूजा पद्धति एक होती है। अगर इस डेफिनेशन के माध्यम से देखा जाए तो हमारी तो कोई पूजा पद्धति एक नहीं है। हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता है और हर व्यक्ति को किसी भी देवता को मानने का स्वतंत्र अधिकार है। एक ही घर में अगर 10 सदस्य है, वो 10 के जो इष्ट होंगे या जो आराध्य देव या देवी होंगे वो अलग अलग होंगे। यहां कोई बंदिश नहीं है। 33 करोड़ देवी देवताओं को आप स्वतंत्र रूप से किसी भी देवी देवता को मान सकते हैं। दूसरे अगर संप्रदायों में देखा जाए पूजा पद्धति एक है। आप मुस्लिम पंथ में जाइए, वो अल्लाह को मानते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। जो अल्लाह को नहीं मानेगा उसको क्या करते हैं, वो अपने कम्युनिटी से भी बेदखल कर देते हैं। क्रिश्चियनों का है, जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, तो
तो इसी तरह से जो हमारे हिंदू संस्कृति से अलग निकला हुआ जो भी पंथ है, मत पंथ है, आप बुद्धिज्म को देखिए, गौतम बुद्ध का अनुसरण कर लेते हैं, उनका अनुयायी है बने हुए। अगर सिखिज्म में जाएंगे तो गुरु नानक देव जी का कर लेते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पे कि जब हमें किसी भी एक बंदिश नहीं है किसी एक व्यक्ति को मानने का, तो हम सांप्रदायिक कैसे हो सकते हैं? सांप्रदायिक तो वो है जो जबरदस्ती किसी को मानने के लिए बाध्य करते हैं। और मजे की बात है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन ये कोई धर्म नहीं है, ये मत पंथ संप्रदाय है। धर्म का मतलब होता है जो धारण करते हैं हम, वो धर्म है। और सरकारों को भी ये समझना चाहिए कि जब भी कभी परफॉर्मेंस निकलते हैं कि उसमें से रिलीजन को हटा दिया जाए, क्योंकि धर्म का अर्थ ही नहीं है। आपने कभी सुना पत्नी धर्म, पति धर्म, राष्ट्र धर्म सुना? धर्म वो है जिसको हम धारण करते हैं, संस्कृति को धारण करते हैं। बात आती है संस्कृति की, सबसे पुराना संस्कृति भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति। तब लोग बोलते हैं हिंदू कहां से आए ये शब्द। अगर अखंड भारत की बात करें तो ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक कहां से? हिंदू कुश पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक। ये जो हिंदू कुश पर्वत और हिंद महासागर के बीच में जितना भी क्षेत्रफल है, उस बीच में रहने वाला कोई भी किसी भी संप्रदाय का जो व्यक्ति है वो हिंदू है। नाम ही वहीं से लिया गया, हिंदू कुश पर्वत और हिंद महासागर से हिंदू शब्द। एक मान्यता यह भी है, किसी टाइम ईरान को पर्शिया, जो पर्शिया होता था, वो सिंध को हिंद बोलते। कभी पंजाबियों को देखा आपने य को ज बोलते हुए? तो वो य को जो प्रोनाउंस करते हैं वैसे ही वो ह को च को ह करते थे। और सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी के आसपास में जो रहने वाले हैं वो हिंदू, ऐसा कहा जाता है। प्रमाण है आपके सामने। हिंदू कुश पर्वत कहां है? अफगानिस्तान के टॉप पे। हिंद महासागर कहां है? हिंदुस्तान के कोने में, इस बीच में। हिंदुस्तान में लोगों को हिंदू बोलने के लिए शर्म लगती है, मैं हिंदू बोलो तो। अगर इंडोनेशिया में जाएंगे, पूरा का पूरा मुस्लिम कंट्री है, वहां आज भी रामलीला होता है और रामायण को वो क्या मानते हैं? अपना ग्रंथ मानते हैं। मुस्लिम कंट्री है, टोटली मुस्लिम है। उनके करेंसी में कोई महात्मा गांधी की तरह ऐसा कोई व्यक्ति का वो नहीं है। गणेश जी का चित्र है उनके नोट पे। और वहां के नौसेना अध्यक्ष को हमारी तरह एडमिरल नहीं बोलते, अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजों ने दिया गया। वह लक्ष्मण बोलते हैं अभी भी। मुस्लिम कंट्री में मुसलमान हिंदू संस्कृति को मानने के लिए शर्माते नहीं, और यहां शर्माते हैं लोग। अखंड भारत होता था, जम्बू द्वीपीय भरत खंडे। कभी आप पंडित से काम करवाएंगे घर में, तो पंडित जी हमेशा नहीं बोलेंगे कि भरत खंडे, जम्बू द्वीपीय भरत खंडे। वो जम्बू द्वीप क्या था? एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा, भरत खंडे। वो भारत कहां से कहां था? ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक। मुस्लिम आक्रमण है। अब सबसे पहले तो ये देखना कि मुस्लिम और क्रिश्चियन कब पैदा हुए। ये भारतीय संस्कृति का इतिहास है, इसका ओरिजिन कब हुआ पता है? कोई पता नहीं। इतने सारे ग्रंथ है, अगर ग्रंथों को पढ़ेंगे तब जाके मालूम होगा। सबसे पुराना संस्कृति भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति। क्रिश्चियन कब से आया? भगवान क्राइस्ट जब पैदा हुए, और उनका भी डेट है, पता है सबको, किताबों में लिखा होता है इस डेट को क्राइस्ट पैदा हुए। मोहम्मद पैगंबर 712 ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद उनके फॉलोअर्स हुए, उनके फॉलोअर्स बढ़ते 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 आज देखो। मुस्लिम आक्रांताओं ने अटैक किया हिंदुस्तान पर, जो अखंड भारत होता था उस पर, और जहां जहां भी मुस्लिम आबादी बढ़ते गए वो मुस्लिम कंट्री बनते गए। आज भारत भी पूर्ण हिंदू राष्ट्र नहीं है। एक नेपाल था, वहां पे भी किसने? माओवादियों ने कैप्चर कर दिया। पूरा हिंदू राष्ट्र एक नेपाल था, मगर माओवादी ने कैप्चर करके हिंदू राष्ट्र को खत्म कर दिया। अब दोबारा वहां पर संघर्ष चल रहा है। आप देखिए, अगर हिंदुस्तान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं ना, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही यही है, जो इस देश में रहेगा सबके ऊपर एक कानून लागू होगा। वो एक कानून क्या है? हिंदुओं के ऊपर तो बंदिश है, शादी भी एक करेगा। अगर नौकरी पेशे व्यक्ति ने दूसरी शादी कर दी तो वो नौकरी से ब्याह दो बैठेगा। पर मुसलमान 3 बार तलाक कह दिया, चलो शुक्र है अब खत्म हो गया। और बात फिर एक और आता है, जब वापिस लाया तो हलाला होता है, वो बहुत गंदा है, वो मैं यहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा वो क्या चीज है। खुला जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है,
सबसे ज्यादा कौन भटकते? मुसलमान भटकते। क्यों? क्योंकि हम सबको भ्रमित किया जा रहा है। एक तरफ से तो ब्राह्मणी का हक मानते, तो दूसरी ओर से क्या बोलते हैं? हमें रहने दीजिए, जो हमारा शरीयत का जो कानून है उस पर चलने दीजिए। संघ क्या करती है? अपने स्वयंसेवकों की बढ़ोतरी के लिए या बेहतरी के लिए क्या करते हैं? शाखाएं लगाती है। लोग बोलते हैं सुबह सुबह कोई ग्राउंड जा रहे तो बोलते हैं यार संघी जा रहे, और कई लोग तो ऐसे कि संघी का मतलब गाली भी है, कॉमरेडों के लिए गाली है संघी, देखो संघी जा रहे। अब मातृशक्ति को इसलिए बताना चाह रहा हूं, संस्कार हमेशा जब भी घर में आती है वो माता से ही आती है संस्कार। और कौन माता नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा संस्कारित हो? उन बच्चों को संस्कारित करने के लिए शाखा लगाई जाती है सुबह 1 घंटे का, निश्चित स्थान पर, निश्चित समय में। उस शाखा में क्या करवाया जाता है? एक्सरसाइज करवाया जाता है। एक्सरसाइज क्यों करते हैं? शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट हो, बीमारियों से दूर रहे, उनका इम्यून सिस्टम ठीक रहे। सुना कभी इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यूनिटी क्या है? जब कोरोना आया था तो बोला था कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो। तो इम्यूनिटी क्या है आपका? आपके शरीर में जितने भी विटामिन है उनका भरपूर मात्रा में बढ़ोतरी करना है, बैलेंस करना है उसको, ताकि कोई भी बीमारी ना लगे। अगर बीमारी लगे तो उसको लड़ने की शक्ति बढ़ जाए। दूसरा ये है, राष्ट्रभक्ति की भावना जगाते हैं वहां पे। अगर ये सारी चीजें शाखा में सिखाया जाता है तो गलत क्या है? कोई चाहेगा यहां पर मातृशक्ति या भाइयों जितने भी बैठे हैं कि आपका बच्चा ड्रगिस्ट बने, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, गुंडागर्दी करे? जब उस बच्चे का शाखा में एक्सरसाइज करने के बाद जो थकावट होती है उसके बाद घर में जाके कुछ नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। और जब शारीरिक रूप से आप हष्ट पुष्ट होते हैं तो आपका मेंटल भी अलर्ट रहता है। क्या किसी बीमार व्यक्ति को देखा दिमागी रूप से ठीक होता है? दिमागी रूप से
Yo soy
67वां, आज हम 67 वर्ष पूरे किए हैं, 68 वर्ष में प्रवेश हो रहे हैं। 7वें जन्म दिवस पे, स्थापना दिवस पे आज के इस कार्यक्रम के हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष जिला कार्यवाह श्री विद्याबंधु नेगी जी, हमारे इस भारतीय मजदूर संघ किन्नौर जिला के हमारी मेरी छोटी बहन किन्नौर की अध्यक्षा प्रेमलता जी, हमारी उपाध्यक्षा मेरी बहन गीता देवी जी, हमारी जो कोषाध्यक्ष पैसे का जीवन जो सब देखती है, ऐसे अनमोल श्री पूजा जी जो बहुत दूर दराज क्षेत्र से हमारी बहन है, हमारे भारतीय मजदूर संघ के जो यहाँ पे कर्मठ कार्यकर्ता भाई समीर जी, मिड डे मील से आए हमारे जिला किन्नौर के अध्यक्ष केमपाल जी, जिला उपाध्यक्ष तेजिंदर नेगी जी, मंडल सचिव सुधीर कुमार जी, हमारे यहाँ पे कुछ राजनीतिक के उससे भी लोग आए हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष पंकज कुमार जी, मंडल इंचार्ज, और हमारे बीच में एक बहुत अहम मेहमान जिनका आप लोगों को भी मार्गदर्शन मिलेगा। और अभी अभी जब हम कार्यक्रम यहाँ पे देख रहे थे, आपकी सर्वे कर रहे थे, तो गेट पे मिले ऐसे एक एनजीओ के लोग हमारे बीच में आए, वुमेन हेल्थ जो आपको तो टॉपिक देंगे, ऐसे सुलोचना ठाकुर जिला शिमला से मध्य प्रदेश के वुमेन हेल्थ के इंचार्ज है, और इनके साथ इसकी बहनें भी गुप्ता जी, उमिता गुप्ता जी, और रुचिका शर्मा जी, ऐसे लोग मेरे हमारे बीच में। और मेरे साथ शिमला से आए मेरे सहयोगी दिनेश कुमार जी, रामलाल जी, अपने आदिश जी, ऐसे भी मेरे बीच में। और साथ में यहाँ पे पंचायती राज से जो हमारे मनरेगा के लोग भी हमारे बीच में आए हैं, उनका मैं स्वागत करते हैं। साथियों, आज बड़ा हर्ष का दिन कि हम भारतीय मजदूर संघ का स्थापना दिवस, हमारी उम्र 67 वर्ष की हो चुकी है, 88वें प्रवेश कर रहे हैं। इसको धूमधाम मनाने का पूरे देश में और पूरे प्रदेश में और साथ में प्रदेश के जिलों में ऐसे विभिन्न कार्यक्रम सब जगह हो रहे हैं। मेरा सौभाग्य कि किन्नौर जिला में मेरे लिए ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। और असलियत में कहूँ, जो आप लोग यहाँ पे बैठे, ईश्वरी रूप, भगवान का स्वरूप मैं आज यहाँ पे देख रहा हूँ। ऐसी मेरी बहनें, भाई और सभी भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता बंधुओं, आपको शत शत नमन। आपको इस स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और 67 वर्ष में भारतीय मजदूर संघ ने क्या आयाम स्थापित किए, हिंदुस्तान में कैसी ट्रेड यूनियन काम करती थी, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। ज्यादा आप लोगों को बोर नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने सोचा होगी तुम्हारी तो आज डिमांड तो कुछ नहीं है, डिमांड तो कुछ बोल नहीं रहे, तुम्हारी तो ये डिमांड थी, हमारी तो वो डिमांड थी। लेकिन अपना जन्म दिवस मनाना, जैसे हम अपना घर का जन्म दिवस मनाते हैं, वैसे ही कभी बच्चे का मनाता है, कभी अपना मनाता है, कभी पेरेंट्स का मनाता है, कभी पापा का मनाता है, कभी माता का मनाता है। वो बड़े केक लाओ जी, फिर उसके ऊपर मोमबत्तियां जलाओ जी, फिर उसको फूंक डालो जी, फिर फूंक के बाद अपने जो जीवन में अंधेरा करो जी। ऐसा अपना परिप्रेक्ष्य चल रहा है, पश्चिम जो पाश्चात्य सभ्यता है उसके ऊपर अपना चल रहा है। लेकिन हम जन्म दिवस कैसे मनाते हैं कि अभी भाई अपने विद्याबंधु नेगी जी ने दीप प्रज्वलित किया यहाँ पे, और ये जब तक ये चलता रहेगा, इसके प्रकाश से हम प्रकाशित होते रहेंगे। ऐसा जन्मदिन हम मनाना चाहते हैं। और आपको इनके बारे में बता दूं, इनका परिचय नहीं हुआ ढंग से। विद्याबंधु नेगी जी यह स्थानीय किन्नौर के निवासी है, पांगी, ये पांगी है, वहां के रहने वाले हैं।
और यहाँ पे जो हमारा डिग्री कॉलेज है रिकांगपियो में, यहाँ पे ये प्रधानाचार्य के पद पे यानी कि प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज से हमारे बीच में ये आए, इनका बहुत बड़ा स्वागत और अभिनंदन हम करते हैं सब लोग। और ये जो इनके पास जो दायित्व है संघ के कार्यवाह, जिला कार्यवाह का दायित्व, जिला कार्यवाह क्या होता है, संघ का सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं, वो इनके पास है। सुना किसने आरएसएस का नाम सुना है ना? आरएसएस हमारी माँ है, हमारा बाप है, हम लोग यहाँ से ही सब पैदा हुए हैं। जो हमारे को दिशा निर्देश, जो मार्गदर्शन वो आरएसएस करता है, भारतीय मजदूर संघ उस मार्गदर्शन में आगे बढ़ता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ आगे बढ़ता है। विद्या भारती जो आज पूरे देश और प्रदेश में नंबर 1 का शैक्षणिक संस्थान है, वो सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से हमारे विद्यालय वो आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदू परिषद आगे बढ़ता है, हमारे बजरंग दल आगे बढ़ता है, उसमें एक भारतीय जनता पार्टी भी है जिनकी सरकार आज प्रदेश में चल रही है, देश में चल रही है, मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन जैसा मार्गदर्शन हमारे को संघ की ओर से मिलता है, उस रास्ते में हम आगे बढ़ते हैं। और ये जब मजदूरों कर्मचारियों के अंदर संगठन बनाने की बातें चली, तो सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश काल से, अंग्रेजों के काल से लेकर ये हमारी व्यवस्था चल रही है ट्रेड यूनियन की। उन दिनों क्या हुआ कि हमारे जो अंग्रेज लोग थे, उनके पास जो हमारे कर्मचारी हिंदुस्तान के काम करते थे, वो क्या थे कि जो वो बोलते थे वही वो करते थे। हमें भरपूर पेट में खाना मिले ना मिले वो नहीं बात, लेकिन उनके इशारे पे काम करना। तो उसमें सबसे पहले कौन आया हिंदुस्तान के अंदर? वामपंथी लोग, चाइना की विचार को लेकर लोग आए और उन्होंने क्या कहा कि ब्रिटिश की जो सरकार है उनके साथ हम काम करेंगे। वो अपना हक नहीं मांगते थे, जो वो बोलते थे वो करते थे, उनका चाबुक चला नहीं और वो उनके इशारे पे चले। तो ये वामपंथी लोगों की एक यूनियन देश के अंदर 47 से पहले बनी, और उसके बाद जैसे आपने यहाँ पे हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, और आजादी की लड़ाई जब जीती भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, तो वो लोगों ने अपना एक संगठन बना दिया कांग्रेस का। कांग्रेस मूल रूप से एक संगठन था। कांग्रेस बोलते किसको है? एक संगठन को। कांग्रेस पार्टी नहीं थी, कांग्रेस संगठन था कि जब तक हम लड़ाई लड़ेंगे आजादी की, तब तक ये संगठन हम चलाएंगे। और जब आजादी हमने ली तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि देखो भाई, अब तो आजादी मिल गई है, अब तो ये संगठन चेंज होना चाहिए, अब जो राजनीतिक पार्टी बनेगी कोई और बनेगी। लेकिन उसमें षड्यंत्रकारी लोग थे, चाचा नेहरू जैसे लोग षड्यंत्रकारी थे, इन्हीं ऐसे नहीं जो अपने आप को चाहते थे कि हम राजनीति का ताज पहनना, हम वो चाचा नेहरू शायद ऐसा हमने बड़ा बड़ा सम्मान देश में दिया। लेकिन उसकी हिस्ट्री में मैं जानना नहीं चाहता कि देश के अंदर क्या विडंबना पैदा हुई। तो इंटक की स्थापना भी उन दिनों 47 के बाद देश में हो गई। जब लगा अपने आप को कि एक ऐसा संगठन देश के अंदर होना चाहिए जो अपना राष्ट्र के प्रति सोच। आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन आजादी के मिलने के बाद हमारा देश किस संस्कृति की ओर जाएगा, कैसे ये चलेगा, इसके अंदर कैसे हमारी व्यवस्था होगी, तो ये निर्णय देश के अंदर हो रहा था। तो हमारे प्रथम जो संचालक थे डॉक्टर हेडगेवार जी, जो जिन्होंने आरएस से शुरू किया, उसके बाद द्वितीय संचालक आए। जो द्वितीय संचालक आरएसएस के थे वो गुरुजी के नाम से जाने जाते थे, माधव सदाशिव गोलकवर गुरुजी के नाम से जाने जाते थे। तो जो ये गुरुजी थे ये साधु संत आदमी थे, इनके कोई परिवार नहीं था, इनके कोई अपना घर नहीं था, लेकिन एक महात्मा आदमी थे। उनके साथ
जो आरएसएस का काम करते हैं, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, उसको प्रचारक बोलते हैं। ऐसे एक प्रचारक हमारे मार्गदर्शक, हमारे स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी एक प्रचारक थे। वो घर से प्रचारक निकले और गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, देश के अंदर जो हमारा ये काम करने वाला वर्ग है, इसमें कैसे काम हम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी काम तो कैसे कर रहे हैं, हमें वो जानकारी नहीं है, कैसे हो सकता है। तो वहां पे गुरुजी ने कहा कि नहीं, आपको वहां अध्ययन करना पड़ेगा कि कैसे ये चलता है, तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो गुरुजी ने कहा दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, आप ये जो इंटर का संगठन है, ये जो कांग्रेस से रिलेटेड संगठन है, इसमें काम करना, क्योंकि जो कांग्रेस का संगठन बना, ये पार्टी का संगठन बना। जो कांग्रेस, जो इंटक जो यूनियन चलती है, देखे होंगे कई जगह इंटक का यूनियन चलता है, प्रोजेक्टों के कई जगह है। वैसे तो नामो निशान का खत्म हो चुका देश में, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत रहा है। हिमाचल के अंदर भी इनकी संख्या सिर्फ 3500 है। हमारी संख्या 1.5 लाख से ऊपर हिमाचल में, लेकिन इनकी संख्या 3500 है। और ये मैं नहीं बोल रहा अपने आंकड़ों से, ये सरकारी आंकड़े बोलते हैं। और कांग्रेस की सरकार के अंदर 2011 में जो स्थापना हुई, हमारी जो यहाँ पे संख्या बल पे हम सबसे ऊपर हिमाचल में भी आए। तो मेरा प्रसंग जो था कि भाई ठेंगड़ी जी को वहां भेजा, वहां उन्होंने पूरा अध्ययन किया। 1 साल तक वो इंटर के कभी सेक्रेटरी बने, कभी कुछ बने, कभी कुछ बने। तो वहां से वो वेस्ट बंगाल गए, वेस्ट बंगाल में उन्होंने काम किया, नागपुर वापस लौटे। 1 साल के बाद फिर पूछा गुरुजी ने कि क्या हो सकता, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है। अब तो हमारी समझ में आ गया कि ये कैसे मजबूत संगठन चल सकता है। तो उन्होंने आज के दिन भोपाल में 10, 15, 20, 35 लोगों की टीम, अपने कोई ऐसे जानने वाले नहीं थे कि कौन विभाग में कौन काम कर रहा है। तो जो मुख्यतः काम कर रहे थे वो संघ के लोग कर रहे थे। संघ के लोग 35 लोगों को पकड़ा और उन्होंने एक गैर राजनीतिक संगठन खड़ा किया। 23 जुलाई 1955 को भोपाल के अंदर नींव रखी गई और वहां से ये संगठन पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अग्रसर हुआ। और उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा संगठन होगी जो गैर राजनीतिक हो। हम राजनीति के साथ नहीं चलने वाले लोग हैं। जैसे कांग्रेस चलती है, जैसे C2 के लोग कम्युनिस्टों को मानते हैं और इंटर के लोग कांग्रेस को मानते हैं। तो हमारे को क्या कहते हैं वो कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक भारतीय मजदूर संघ के लोग। लेकिन मैं आज भी दावे के साथ कह रहा हूं इस मंच से कि भारतीय मजदूर संघ एक विशुद्ध गैर राजनीतिक संगठन है। अगर हम राजनीतिक संगठन के लोग होते तो भारतीय जनता पार्टी के आज यहाँ पे जो किन्नौर की भारतीय जनता पार्टी है, अध्यक्ष, महामंत्री, कोई चेयरमैन, कोई तो वो यहाँ पे मंच पे होते। तो यहाँ मंच पे कौन है? हमारे जो मार्गदर्शक है, जो हमारे आरएसएस के लोग, वो हमारे मार्गदर्शक होते हैं, वो हमारे मंच पे बैठते हैं। ऐसा गैर राजनीतिक संगठन है। मैं ऐलान करना चाहता हूं कि किसी के मन में यह नहीं होना चाहिए कि भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। आप इतने लोग भारी तादाद में यहाँ पे बैठे, आपका मत बोलता है कि मुझे कांग्रेस में वोट देना है, आपका मत बोलता है मुझे कम्युनिस्ट को वोट देना है, आपका मत बोलता है कि मुझे आम आदमी पार्टी को वोट देना है। तो ये किसी के उसमें नहीं है हमारे कि हम ये बात कहे कि इसको वोट दो। सिर्फ हम कहते हैं संगठन हमारा मजबूत होना चाहिए। संगठन के अंदर अपनी मांगों को लेकर, अपनी जो विचारों को लेकर अपना काम, जो आपका काम करता है उसके साथ भी आप चलते। लेकिन कोई ये बोले कि आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, तो वो भारतीय मजदूर संघ नहीं वोट। आप अपने हिसाब से वोट, क्योंकि एक ही अधिकार स्वतंत्र, जो हम वोट का अधिकार एक स्वतंत्र है ना। आपको किसी को आपके किसी
किसी के पति को पता नहीं होगा, किसी के भाई को पता नहीं होगा, किसी बहन को कहीं कि मैंने वोट कहाँ डाला। अपनी मर्जी से वोट डाला ना। जब आप बाहर आते हो वोट डाल के तो बोलते हो किसी कि मैंने किसको वोट डाला। जब कोई जीतता है अगर वोट डाल दिया तो वो झूमता है थोड़ा अंदर ही, भले ही उसमें ना जाए नाचने उनके जुलूस पे, लेकिन मन में वो झूमता कि नहीं मेरा पार्टी का आदमी जीते। अगर नहीं जीता तो आराम से मायूस होते करते भी थोड़ा बैठता, कोई बात नहीं जीता तो अगली बार जीता, ऐसा होता है। तो राजनीति के तौर पे हम लोग काम करने वाले नहीं है। हमें गैर राजनीतिक संगठन में अपनी मांगों को लेकर के, अपने इतिहास को लेकर काम करने, अपने विचार को लेकर काम करने वाले लोग, जैसे हमारे अभी मार्गदर्शन आपको मिला भाई का कि भी आप अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपने परिवार से क्या आपका लुटेरा निकलना चाहिए बच्चा, क्या बीड़ी सिगरेट पीने वाला बच्चा निकलना चाहिए, क्या शराब पीने वाला बच्चा निकलना, इसमें थोड़ा स्थिरता है जब आपकी संस्कृति के ऊपर आप काम करेंगे। और सभी मैं आप लोगों को इसलिए धन्यवाद करूंगा कि इन जो हम 67 वर्षों में आगे कैसे बढ़े, कि हम इसीलिए बढ़े कि हम किसी राजनीति के पीछे लगने वाले लोग नहीं, हम आंदोलनकारी लोग हैं। आंदोलन से हम अपने कार्य को निकालते हैं। आज की परिप्रेक्ष्य में दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हिमाचल सरकार भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन दिल्ली में जो मजदूरों के लिए जो लेबर लॉ आ रहे हैं, जो आपके वहां पे हमारे लिए ऊपर से जो श्रम कानूनों का भंडार हमारे लिए थोपा जा रहा है, उसके विरोध में भी वहां पे हमारी बहुत बड़ी आंदोलन शिमला में चल रहे हैं, प्रदेश में चल रहे हैं और देश की दिल्ली की राजधानी में चल रहे हैं। अभी हम जो हमारे दो प्रस्ताव है, जो दो लेबर लॉ हमारे लिए आ रहे हैं, उसका हमने समर्थन किया। लगातार हमारी भारतीय मजदूर संघ की टीम देश की सरकार के साथ बात कर रही है। वहां एक बहुत बड़ा जो लॉ आ रहा है वो हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए बहुत ही खुशखबरी का वो हमारे लिए लॉ आएगा कि मिनिमम वेज जो दिल्ली में लागू होगा, केंद्र सरकार लागू करेगी, वही सभी प्रदेशों में लागू होगा। आपने लगाए थे ना नारे पीछे 18,000 हमें मिनिमम वेज मिलना चाहिए, तो हमारा प्रस्ताव वहां पे मंजूर कर दिया गया है। 18,000 जो मिनिमम वेज होगा उससे 1,000 कम हो सकता है, 1,000 ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम वेज जो दिल्ली में लागू होगा वो लॉ बन जाएगा, पूरे देश में वो सब जगह लागू होगा। हम चाहे मिड डे मील में काम करेंगे, हम चाहे आशा वर्कर में काम करेंगे, हम चाहे आंगनबाड़ी में काम करेंगे, हम चाहे दूसरे मनरेगा में काम करेंगे, दिहाड़ी एक ही। एक ये वाला प्रस्ताव देश के अंदर हमने समर्थन किया है और वो फाइनल कर दिया गया है, अभी बिल में लगेगा और उसको पास कर दिया जाएगा। और दूसरा प्रस्ताव सोशल सिक्योरिटी, हमारी सुरक्षा कैसे होगी, सोशल सिक्योरिटी में क्या क्या नियम होंगे, क्या क्या हमें मिलना चाहिए, वो उसमें फाइनल कर दिया गया। उसका भी बीएमएस ने स्वागत किया है। उसमें हमारी बुढ़ापा की पेंशन कैसे होनी चाहिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या होना चाहिए, हमारे सहारा क्या बन सकता है, वो सोशल सिक्योरिटी के अंदर जो नियम बने हैं, जो मापदंड बने हैं, उसको भी भारतीय मजदूर के पास करवाने की कोशिश की है। और आज मैं इस मंच से बोलना चाहता हूं कि देश की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी भाई की सरकार, उसको जल्दी से जल्दी लागू करे। भारतीय मजदूर उसका स्वागत करता है। ऐसे प्रस्ताव नजर आ रहे हैं। और खासकर यहाँ पे कुछ लोग पंचायती राज से आए हैं और मनरेगा से आए, मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूँ, चलो गांव की ओर। एक हमने प्रोग्राम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में निकाला कि हम गांव-गांव में जाएंगे और मनरेगा के लोगों को संगठित करेंगे। और मनरेगा के लोगों के लिए क्या करने वाले हैं, ये दो जो प्रस्ताव हमने देश के अंदर पारित हो रहे हैं, मिनिमम वेज और सोशल सिक्योरिटी, मिनिमम वेज हम लागू करवाएंगे मनरेगा के अंदर। और उनका जो टाइम है 100 दिन से उसको हम बढ़ाएंगे ताकि वो रेगुलर काम आगे बढ़ाए। और जो मनरेगा से लोग निकलेंगे वो विभागों के अंदर उनको एडजस्ट किया जाएगा। ऐसा भारतीय मजदूर संघ ने देश भर में निर्णय लिया। हमारे क्या यहाँ पे मनरेगा के अंदर जो काम कर रहा है, एक बेलदार काम कर रहा है, उसके साथ एक मिस्त्री भी काम कर रहा है, और दिहाड़ी क्या मिल रही है, जो वहां पे 100-200 रुपए दिहाड़ी मिल रही है। लेकिन जो आज 350 रुपए दिहाड़ी
प्रदेश सरकार ने भी लागू की है प्रदेश के अंदर, वो उनको मिलनी चाहिए। ऐसा कार्यक्रम चलो गांव की ओर, उनके लिए कार्यक्रम भारतीय मजदूर ने लिया है। चाहे हमारे कोई भी कर्मचारी है, आंगनबाड़ी की बहनें, आशा की बहनें, मिड डे मील के लोग, हमारी सिलाई की बहनें और कोई भी काम करने वाले, वो अपनी अपनी पंचायतों में उनको जागरूक करे और चलो गांव की ओर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए, ताकि उनका मनोबल बढ़े और हम कहें कि भी नहीं, हम सबसे निम्न स्तर का जो हमारा कार्यकर्ता है, जहां हम पहुंच नहीं पाए, अभी पूरे देश में हम सिर्फ 3 करोड़ की संख्या को लेकर हम भारतीय मजदूर संघ आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि भी हमारा जो कर्मचारी मजदूर है निम्न स्तर से जाए, जो हमारा जहां लास्ट व्यक्ति है और चूल्हा जिसके घर में नहीं जलता उसको देखना है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि आपको मेरा घर जलना चाहिए, मेरा घर चलना चाहिए, बाकी मेरा पड़ोसी भूखा मर जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है कि अगर मैं संपन्न हूं और मेरे साथ वाला व्यक्ति उसका चूल्हा नहीं जल रहा, उसके 2 टाइम का भोजन है, तो उसका हम कैसे सहायता कर सकते हैं, उसको कैसे मुंह पर ला सकते हैं, ऐसा हम उसमें करने वाले। और दूसरी बात, आंगनबाड़ी को लेकर हम बहुत बड़ी लड़ाई हम देश के अंदर कि उनके लिए मिनिमम वेज और सोशल सिक्योरिटी तो है ही, लेकिन जो उनका काम है, हमने कहा कि उनको प्री नर्सरी जो सरकार प्रदेश में और देश में करने जा रही कि प्री नर्सरी हमारे बहनों को मिलनी चाहिए। जो हमारी बहन प्रमोट नहीं हो रही, जो नीचे हेल्पर है वो आगे वर्कर बने, और जो हमारी वर्कर है वो सुपरवाइजर बने। 90% कोटा भारतीय मजदूर संघ ने इस सरकार से भी फिर से दिलाया है कि और उसमें बैच भी निकल गए हैं, हमने कैटेगरी वाइज उसको किया है सरकार ने, उसमें बैच हमारे निकले। और ये सारा कुछ आप लोग इतना काम करते हो, चाहे आशा की बहनें, चाहे आपकी आंगनबाड़ी की बहनें, मैं देखता हूँ हर जगह भी कितना सारा काम वो है। और विडम्बना क्या है कि हमारे ही बीच से जो सुपरवाइजर बहनें निकली है, जो आपकी वर्कर से सुपरवाइजर बनी है, वो आज हमारे ऊपर डॉन बनी है, हमारे ऊपर ही आज अंकुश लगाने को तैयार है। जैसे मैं सुन रहा था यहाँ पे किन्नौर पे ये आया, कल सामने आया दृश्य कि मैं कहीं अपने मतलब कार्यकर्ता के घर पे भोजन कर रहा था दिन में, तो उनको नहीं लगा पता कि मैं कौन बैठा हूँ, क्या है, मेरे साथी भी साथ में, तो एक वहाँ पे सुपरवाइजर आगे और हमारी कार्यकर्ता को जरकाने लगे, ये कैसे बंद होगी, क्या होगा, ये टारगेट देना, वो टारगेट देना। हमारा जो कर्मचारी है, हमारा जो अपना आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है, वो रात और दिन काम में ही लगे हैं। उनको ये नहीं पता कि मेरा बच्चा सो रहा है कि जाग रहा है, रो रहा है कि क्या कर रहा है, मेरे पति को भोजन मिला टाइम से नहीं मिला, मेरे सास ससुर की सेवा हो रही नहीं, तो मोबाइल पे कि बस ये प्रोग्राम आ गया, इसको टारगेट करें, ये प्रोग्राम इसको दे। आप रात को काम करते, दिन को काम करते। और मैं तो उस कार्यकर्ता को पूछना चाहता हूं, वो जो सुपरवाइजर मुझे सामने मिली, मेरी बात नहीं उनसे, अगर बात होती तो शायद मैं और कुछ बोल देता, लेकिन उनको इतना नहीं आया कि मैं भी अपने घर पे जन्म दिवस मनाती हूँ, मैं भी अपने बच्चे का जन्म
चाय लेने तो भूल गया ना मैं। अरे इधर तो रोज इनको चाहिए।